इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे यूजेस लिखे जाते हैं, बस फ्री होते हैं। Okay, starting for very simple question. Today's very first question. You have a battery of 50 volt, a switch, a resistance R1 of 10 ohms, a resistance R2 of 20 ohm, one more resistance R3 of 30 ohm. There is inductor coil of L 2 millihenry. Okay. So find current through R1 R2. Find current through R1 and R2. A part immediately after switch S is closed. Immediately after switch S is closed. And B part, long time after switch S is closed. C part, immediately after S is reopened, after S is reopened. And D part, long time after S is reopened, after S is reopened. Great. चलिए देखिए क्या करना है क्वेश्चन में। करंट थ्रू R1 R2 निकालना है इमीडिएटली आफ्टर स्विच S इज क्लोज्ड। ठीक है, वेरी फर्स्ट पार्ट हमने कल किया था कि एट t equals to 0 इंडक्टर एक्ट एज एन ओपन सर्किट। इंडक्टर एक्ट्स एज एन ओपन सर्किट। इसका मतलब यहां से करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। जब यहां से करंट फ्लो नहीं करेगा तो सिर्फ यहां से यहाँ करंट फ्लो करेगा। तो करंट थ्रू R1 एंड करंट थ्रू R2 सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस that is R1 plus R2 30, that will equals to 5 by 3 ampere. That's simple. Clear? And in second part, long time after switch S is closed, जब long time हो जाएगा तो इंडक्टर का रोल ही नहीं होता। फिर आपका सर्किट कैसे बन जाएगा? फिर आपका सर्किट ऐसे बन जाएगा, बैटरी, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। यहाँ है, ये है 10 ओम, ये है 20 और ये है 30, ये है 50। ये दोनों पैरेलल में कितना हो जाएगा? ये 20 into 30 12 हो जाएगा। समझ गए? 12 और 10 सीरीज में जाएगा तो करंट थ्रू R1 जो हो जाएगा 50/22 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाल दो। V equals to IR 50/22। इसका रेजिस्टेंस कितना था?
12 ये आ गया। अब करंट यहां से निकालना है, तो करंट थ्रू R2 क्या आ जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप 50/22 into 12 एंड रेजिस्टेंस इज 20। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा गया 30 15/11 आ जाएगा। करंट थ्रू यहाँ से R2 करेक्ट है। यहाँ से करंट जो आ रहा था वो ये आ रहा था, समझिए, उसमें से कुछ करंट यहाँ से चला गया ये, तो करंट 3 R3 कितना जा रहा था, तो R3 से करंट जा रहा था हमारे पास 50/22 माइनस 15/11 ये जा रहा था। ये पूछा नहीं गया है, बस मैंने निकाल दिया ऐसे ही, समझिए। हाँ जी, ये आज है बेटा, ये लिखा दो क्लियर है। उसके बाद कहता है इमीडिएटली आफ्टर एस इज रीओपन, मतलब अगर उसको स्विच को ऑन करने के बाद जब करंट फुली ग्रो कर चुका है, उसके बाद जब स्विच को ऑफ वापस से खोलेंगे, मतलब बैटरी को हटाएंगे, तो जो करंट इसमें स्टोर होगा इंडक्टर में, वही करंट जो है वो यहाँ से फ्लो करेगा। करेक्ट है। तो सी पार्ट में आगे पास, सी पार्ट में जब आप इसको स्विच ऑन कर देंगे, स्विच ऑफ मतलब ओपन कर देंगे सर्किट को, तो करंट थ्रू R1 जो है वो 0 हो जाएगा। बैटरी सर्किट सेट की, यहाँ से तो कोई करंट फ्लो करेगा नहीं, जो करंट इंडक्टर में स्टोर था R3 वाला, ये वाला, यही करंट R2 से फ्लो करेगा। तो करंट थ्रू R2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 50/22 माइनस 15/11 ये आ जाएगा। करेक्ट है। फिर से एक बार समझ लो कि जब हमने इमीडिएटली आफ्टर स्विच एस इज क्लोज, इमीडिएटली क्लोज करेंगे इसको, तो इंडक्टर एक्ट एज ओपन सर्किट, यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा, तो करंट सिर्फ यहाँ से और यहाँ से फ्लो करेगा। तो करंट थ्रू R1 R2 सेम 50/30। करेक्ट है। लॉन्ग टाइम बाद इंडक्टर रोल नहीं होगा, दोनों पैरेलल में जाएंगे। उसका रेजिस्टेंस बन गया था 12 और 10 सीरीज में, करंट जो यहाँ से फ्लो करना था 50/22 आ गया। करेक्ट है। उस करंट से हमने इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाला, इट केम आउट टू दिस वन। उस पोटेंशियल ड्रॉप से हमने करंट थ्रू R2 निकाला। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, करंट थ्रू R3 निकाला, ये निकाला हमने, समझिए। अब कहता है कि जब हम बहुत टाइम बाद इसको वापस से ओपन करेंगे, मतलब बैटरी को हटाएंगे सर्किट से, तो R1 से तो करंट 0 हो जाएगा। क्लियर है। R1 0 हो जाएगा, जो करंट इंडक्टर में स्टोर था, क्योंकि इंडक्टर में ही करंट स्टोर हो सकता है, इंडक्टर एनर्जी स्टोर हो सकती है, रेजिस्टेंस में एनर्जी स्टोर नहीं होती। तो जो करंट आपको यहाँ से फ्लो कर रहा था, वही करंट जो है वो यहाँ से फ्लो करेगा। तो करंट जो R3 से था, वही करंट आपका R2 से फ्लो करेगा। क्लियर है। और लॉन्ग टाइम आफ्टर एस इज रीओपन, बहुत टाइम बाद तो सारा करंट 0 हो जाएगा। ठीक है। तो डी पार्ट में आपके पास करंट थ्रू R1 और करंट थ्रू R2 0 हो जाएगा। क्लियर है। फटाफट से नोट करिए। लेट्स बॉम्बार्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, you have a battery, a switch battery of 12 volt and the resistance R1 is 2 ohm, inductor coil of inductance 0.4 Henry and resistance R2 is again 2 ohm. ठीक है। तो switch S is closed. The switch S is closed at t equals to 0. तो क्वेश्चन पूछा गया है, what is the potential drop across L as a function of time? What is the potential drop
across L, across inductor as a function of time, as a function of time t. उसके बाद after the circuit, the steady state is reached, after the steady state is reached, switch is opened. Switch is opened. What is the direction, magnitude of current? It is a direction and magnitude of current through R1 as a function of time, as a function of time t. Correct. क्या कर दिया क्वेश्चन में हमारे पास? प्लीज पे अटेंशन. Switch S is closed at t equal to 0. Switch close कर दिया. Potential drop across L as a function of time t. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस L होता क्या है. इंडक्टर पोटेंशियल ड्रॉप इज L di by dt. ये होता है. करेक्ट है. फंक्शन ऑफ टाइम t, मतलब करंट ग्रो करेगा. जब करंट ग्रो करता है तो करंट की वैल्यू क्या होती है? I equals to I naught 1 minus e minus t by tau. ये वैल्यू होती है. I naught क्या है? P करंट थ्रू इंडक्टर. P करंट थ्रू इंडक्टर. तो पहले एक निकालना होगा कि इंडक्टर के थ्रू P करंट क्या फ्लो करेगा. P करंट मतलब स्टेडी स्टेट. स्टेडी स्टेट मतलब इंडक्टर रोल खत्म, तो दोनों आपस में क्या पैरेलल में है. तो जो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ लगा है वही यहाँ लगेगा, वही यहाँ लगेगा. पोटेंशियल ड्रॉप पैरेलल में क्या रहता है? सेम रहता है. तो 12 वोल्ट अगर यहाँ ड्रॉप हुआ है तो 12 वोल्ट यहाँ ड्रॉप होगा, 12 वोल्ट यहाँ ड्रॉप होगा एट स्टेडी स्टेट. तो स्टेडी स्टेट में आपके पास आई नॉट वैल्यू क्या हो जाएगी? 12/2. ये हो जाएगा 6 एम्पियर हो जाएगा. करेक्ट है. अब निकालना है आपको टाइम कांस्टेंट की वैल्यू. टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या समझाई थी मैंने आपको? कैसे निकालते हैं कि आप बैटरी को हटा दो और इंडक्टर के क्रॉस नेट रेजिस्टेंस निकालो. समझिए. इंडक्टर नेट रेजिस्टेंस निकालोगे यहां से, तो ये तो शॉर्ट रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गया क्योंकि ये बिना रेजिस्टेंस से पास मिल गया उसको. नेट रेजिस्टेंस सिर्फ 2 ही आया. समझ गए कि जब आपका यहाँ से कनेक्ट कर दिया आपने, ये तो शॉर्ट हो गया. इसका मतलब कि करंट आपका यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाके यहाँ से जाएगा, तो सिर्फ R2 ही सर्किट में आएगा. तो ना पास टाइम कांस्टेंट हो जाएगा L/R. वैल्यू ऑफ L इज 0.4, R इज 2, 0.2 आ गया. समझ गए. ये 12 वोल्ट की बैटरी थी ना, और इंडक्टर ये था. समझ गए. अब आई अगर ये है तो di/dt क्या होगा? I naught by tau e minus t by tau. कल हमने रिलेशन ड्राइव करके दिया था आपको, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट. तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर L इंटू di/dt. तो L हमारे पास कितना है? L हमारे पास है 0.4. di/dt इज I naught by tau e minus t by tau. क्लियर है? That equals to 0.4. I naught is 6 ampere.
अपॉन टाउ इज 0.2 and E minus T by tau. Tau is 0.2 again, 0.2. रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा डिंग 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 12 E minus 5T. पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, ये आ गया। इतनी बात समझाएगी। हमने क्या किया, हमने पहले स्टेडी स्टेट का करंट निकाला। स्टेडी स्टेट में इंडक्टर रोल नहीं था, तो 12 वोल्ट यहाँ, 12 वोल्ट यहाँ, 12 वोल्ट यहाँ, उससे पीक करंट यहाँ से फ्लो कर सकता था वो निकाला। केम आउट टू बी 6 एम्पियर। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर फॉर्मूला इज एल डी बाई डी टी। करंट ग्रोथ का फॉर्मूला हमारे पास था डी बाई डी टी, ये आना था। वी नीड टाइम कांस्टेंट, तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए बैटरी कनेक्ट किया, नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस इंडक्टर निकाला, व्हिच केम आउट टू बी ओनली 2 ओम। हम जस्ट प्लेस द ऑल वैल्यूज। क्लियर है? उसके बाद सेकंड पार्ट में कहता है आफ्टर स्टेडी स्टेट इज रीच्ड, दिस इज ओपन्ड एंड डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ करंट थ्रू आर एज फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, दिस अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। इसका जो बी पार्ट है उसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो जब स्टेडी स्टेट रीच हो जाएगी तो करंट मैक्सिमम हो चुका होगा और उसके बाद करंट में डिके करना होगा। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट के बाद आपने स्विच को ऑन कर दिया, इसका मतलब बैटरी इज आउट ऑफ सर्किट। हमारे पास सिर्फ ये रेजिस्टेंस बचा, ये इंडक्टर बचा और ये रेजिस्टेंस बचा। ये रेजिस्टेंस है 2 ओम, ये भी है 2 ओम, इंडक्टर है 0.4 हेनरी। सिर्फ ये सर्किट बचता है, क्योंकि ये तो आउट ऑफ सर्किट हो गया। और यहाँ पे जो मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा था वो पहले इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था। जैसे हटाएंगे आप बैटरी को तो वही करंट आगे फ्लो करना शुरू करेगा। मैक्सिमम करंट कितना था हमारे पास? इट वाज, यू हैव सॉल्व्ड ऑलरेडी, मैक्सिमम करंट वाज 6 एम्पियर, 6 एम्पियर था। करेक्ट है, वही करंट आपका इधर फ्लो करना शुरू कर देगा। अभी हमारे पास करंट जो फ्लो करता है डीके ऑफ सर्किट में I equals to I naught E minus T by tau होता है। I naught हमारे पास है ऑलरेडी 6 एम्पियर। इस सर्किट टाइम कांस्टेंट निकालना बाकी है। टाइम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? बैटरी हटा देंगे, बैटरी वैसी रही है। नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस इंडक्टर निकालेंगे, नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 2 + 2 सीरीज में हो गए, तो टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? L बाई आर नेट। L हमारे पास 0.4, आर नेट हो जाएगा हमारे पास 2 + 2 4 हो जाएगा, 0.1 आ गया। तो I इक्वल्स टू आ जाएगा I naught was 6 एम्पियर, E minus T by 0.1, तो करंट आ जाएगा इक्वल्स टू 6 E minus 10 T, ये करंट आ जाएगा। कौन सा वाला? वो आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट है, आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट अगर आपको कहा गया हो तो। लेट अस सी इसके अंदर क्या करना था हमें। क्वेश्चन गिवन था हमारे पास, सोलेनॉइड हैज इंडक्टेंस ऑफ 10 हेनरी एंड रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम। इट इज कनेक्टेड 10 वोल्ट बैटरी। हाउ लॉन्ग विल इट टेक द मैग्नेटिक एनर्जी टू रीच 1/4 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू? करेक्ट है। मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज हाफ L I मैक्स का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। और कुछ टाइम बाद आपकी एनर्जी जो है मैक्सिमम का 1/4 हो जानी चाहिए। तो आपकी जो एनर्जी है एट टाइम t मैक्सिमम का 1/4 हो जाना चाहिए। एट टाइम t एनर्जी का फॉर्मूला क्या होएगा? एनर्जी फॉर्मूला हो जाएगा हाफ L I एट t का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो पुट कर दो इसको, एट इक्वल्स टू 1/2 L I t का स्क्वायर इज 1/4, तो I मैक्स 1/2 L I मैक्स का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो आप यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, L यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास करंट एट टाइम t आ गया I मैक्स का हाफ। समझ गए?
और LR सर्किट हमारे पास इंडक्टर लगा हुआ है और लगा हुआ है रेजिस्टेंस, एक इंडक्टर कॉइल लगी हुई है, एक रेजिस्टर लगा हुआ है और लगी हुई है एक बैटरी इनटू अ स्विच। तो LR सर्किट है हमारे पास, पोटेंशियल इज 10 वोल्ट। इन दैट केस आई मैक्स कितना हुआ? आई मैक्स हुआ 10/R, R इज 2, 5 एम्पीयर हुआ। टाइम t पे करंट क्या होएगा? I at t इक्वल्स टू I नॉट 1 माइनस e माइनस टी बाई टाउ, ये फॉर्मूला है। करेक्ट है। और आई टी क्या है? आई टी आई मैक्स का हाफ है, आई मैक्स का हाफ है, आई नॉट 1 माइनस ई माइनस टी बाई टाउ, ये हो गया। क्या बचा आपके पास? 1/2 इक्वल्स टू 1 माइनस ई माइनस टी बाई टाउ, इधर आ गया, इधर आ गया। You get that is e minus t by tau equals to 1/2। नेगेटिव उड़ा के इसको उल्टा कर लो, e raised to t by tau equals to 2। नेचुरल लॉग यहाँ जाएगा, एक्सपोनेंशियल तो नेचुरल लॉग बन जाएगा, तो t by tau is natural log of 2, time equals to tau natural log of 2। now what is time constant? time constant इस केस में L by R होगा, L is 10, R is 2, natural log of 2। we'll get answer time equals to 5। नेचुरल लॉग 2 कितना होता है? 0.693, हो जाएगा 5, 45, 46, 6, 4, 5, 30, 34, 3.4 सेकेंड। इस टाइम बाद जो है आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम का 1/4 हो जाएगी। लॉग 2 LOG लॉग 2 होता है 0.3010, नेक्स्ट लॉग होता है तो 2.303 होता है, तो 0.693 वैल्यू होती है। हाँ? So let's see. In the given question, coil of resistance 20 ohm, inductance 0.5 Henry, says to 200 DC volt supply. We have a circuit, एक resistance है हमारे पास, एक inductance coil है, connected to a switch and through a 200 volt supply. Inductor is 0.5 Henry, resistance is 20 ohm, 0.5 Henry. So rate of increase of current we have to find, है ना भाई? तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट का फॉर्मूला होता है किसी इंस्टेंट पे I इक्वल्स टू I नॉट 1 माइनस ई माइनस टी बाई टाउ। करेक्ट है। और रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट डी का भी लिखवाया गया था, दैट इक्वल्स टू I नॉट बाई टाउ ई माइनस टी बाई टाउ। नहीं, माइनस माइनस प्लस वो तो आपका डीके में होता है, समझिए। मैक्सिमम करंट क्या होएगा? मैक्सिमम करंट इज आ गया 20, दैट इज 200 बाई I नॉट जो हो जाएगा वो 200/20 हो जाएगा, ये हो जाएगा। E माइनस टी कब पूछा है उसने? इंस्टेंट पे, मतलब t0 हो गया हमारे यहाँ पे, उसी इंस्टेंट पूछा उसने, सर्किट स्विच ऑन किया, t इक्वल 0 पे स्विच ऑन किया उसने, ये 0 हो गया, तो क्या आ गया हमारे पास? तो I नॉट इंटू टाउ, ये आ गया। तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट हमारे पास आ जाएगा 10 टाउ। टाउ की वैल्यू कितनी है? टाउ इज L बाय R, 0.5/20 हो जाएगा बेटा, एक सेकेंड, 1/40 हो जाएगा, हो जाएगा 10/1/40, तो 400 एम्पियर पर सेकेंड। ये हुआ फर्स्ट पार्ट। क्लियर आपका? इसका तो सही आंसर ये। हाँ भाई, बनी बात, नो प्रॉब्लम, समझ में आ गया अनिकेत? ओके। आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट, आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट वैल्यू पुट कर दो बी पार्ट में। आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट, इन दैट केस क्या आ जाएगा? di/dt क्या हो जाएगा? I नॉट बाई टाउ ई माइनस टाइम कांस्टेंट, टाइम क्या हुआ? टाइम कांस्टेंट हुआ,
तो आई नॉट बाई टाउ इंटू ई हो जाएगा, करेक्ट है। और आई नॉट बाई टाउ कितना था, 400 बाई ई, और 1 बाई ई की वैल्यू कितनी होती है, ई की वैल्यू होती है 2.78, और 1 बाई ई की वैल्यू होती है 0.37। तुम्हारे पास जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट आ जाएगा आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट 400 बाई ई 0 इंटू 0.37, 428, 148, ये होगा, हाँ, एम्पियर पर सेकंड, करेक्ट है। तो उससे पूछा गया है फाइंड द स्टेडी स्टेट करंट। स्टेडी स्टेट करंट तो आपके पास पता ही है आपको कि आपका जब करंट मैक्सिमम ग्रो कर जाएगा, मैक्सिमम करंट क्या हो जाएगा, दैट इज 200/20, वो 10 एम्पियर आ जाएगा। क्लियर है? तो किस किस के तीनों पार्ट चाहिए, पहुंचे नहीं थे। लेट्स स्टार्ट एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट, करेक्ट। What is alternating current? A current whose magnitude and direction varies periodically is called alternating current। मतलब फिक्स टाइम के बाद एसी जो है वो वापस आ जाता है, रिपीट करता है अपने आप को, साइनसॉइडिकली चलता है। बट हमेशा साइनसॉइडिकली चलिए जरूरी नहीं है, इट कैन गो लाइक दिस ऑल्सो, इट कैन गो लाइक दिस ऑल्सो, डिपेंड्स करता है कि आपको कौन सा दिया गया है, करेक्ट है। आपको जो रीड करना है वही है, साइनसॉइडल वेरिएशन रीड करनी है। तो इन दैट केस I equals to I naught sin omega t या E equals to E naught sin omega t। यहाँ पे I naught और E naught जो है वो इसकी पीक या मैक्सिमम वैल्यू है, पीक या मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास, और I और E जो है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं। किसी भी इंस्टेंट पे जो वैल्यू होगी that value is called instantaneous and the maximum value is called peak value, is called peak value। समझ गए? And omega is 2 pi into frequency या 2 pi by time period, frequency is revolution per second या hertz में या rps per second में, कई बार rp में गिवन होती है, डिवाइड बाय 60 करके आप इसको rps में कन्वर्ट कर लेंगे, रेवोल्यूशन पर सेकंड में। इंडिया में नॉर्मली जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 साइकिल पर सेकंड है, करेक्ट। कई बार थोड़ी बहुत वेरी करके आपको दे सकते हैं, बट 90% केसेस में 50 साइकिल पर सेकंड की फ्रीक्वेंसी रहती है। समझ गए हैं? ओके, नाउ आपके पास अगर क्वेश्चन गिवन है I equals to 10 sin 100t या 1000t, आपसे पूछा जाता है पी करंट कितना है, तो मानिए पी करंट कितना है, मैंने कहाँ आरएमएस करा दिया, ये तो क्वेश्चन पी करंट की क्वेश्चन बना दो दी मैंने यहाँ पे सीधा। साइन नोट कितना हुआ 10 फिर, और ओमेगा आप क्वेश्चन पूछते घबरा के जाते हो, ओमेगा कितना है 1000 है, ओमेगा इज 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 500/पाई आ जाएगी। वेरी सिंपल। कई बार पूछा जाता है जैसे आपको दिया हुआ है कि ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई है,
या पाई दे रखा है आपको ओमेगा की वैल्यू, पूछा गया है कैलकुलेट टाइम टेकन बाय करंट टू रीच हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। कोई भी जनरलाइज क्वेश्चन दे रखा है कि ओमेगा आपको दे रखा है पाई, पूछा गया कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय करंट टू रीच हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो करंट साइनसॉइडिकल है, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब करंट को क्या बनना है, मैक्सिमम का हाफ बनना है, आई नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा, तो 1/2 इक्वल्स टू क्या हो गया, साइन ओमेगा टी। अब साइन में वैल्यू 1/2 कब होती है, 30 डिग्री पर या π/6 पर, इक्वल्स टू, अब π/6 लिया आपने तो ओमेगा टी से कंपेयर कर लो, π/6 ओमेगा क्या लिया था आपने पाई, तो क्या टाइम आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। जनरल क्वेश्चन है, समझ गए कैसे निकाला। क्वेश्चन पूछा गया था अगर ओमेगा पाई है, टाइम टेकन बाय करंट टू रीच हाफ ऑफ इट्स वैल्यू, तो आई टू साइन और साइन ओमेगा टी लगाया, आई नॉट बाय 2 हो गया, सॉल्व कर लिया उसके अकॉर्डिंगली। वेरी सिंपल, कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें, समझ में आ गया आपको बस कि ऑर्डिनरी करंट क्या है, जो करंट अपने फिक्स टाइम बाद अपने आप को रिपीट कर जाता है। यहाँ पे आई नोट एंड ई नोट आर पीक वैल्यूज एंड आई एंड ई आर द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज जो टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करेंगी। ओमेगा टी इज कॉल्ड फेज, ओमेगा इज 2 पाई फ्रीक्वेंसी या 2 पाई बाय टाइम पीरियड। इज इट क्लियर। उसके बाद मेरे पास आता है एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। नेक्स्ट वी हैव एवरेज value of AC, that is I average. Average AC is the ratio of, it is the ratio of charge sent by AC to time taken, that is half cycle of AC, half cycle of AC, करेक्ट है। AC कैसे फ्लो करता है, मान लो सपोज वायर है, तो पहले AC आएगा, पहले इंक्रीज टू इस वैल्यू, डिक्रीज करेगा, उसके बाद वापस चला जाएगा। पहले आएगा इंक्रीज करता हुआ, फिर डिक्रीज करता हुआ 0, वापस जाता हुआ इंक्रीज, फिर डिक्रीज करता 0, इट कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग। तो अगर आप कंप्लीट साइकिल लेके चलते हैं, अगर आप कंप्लीट साइकिल लेंगे तो पहले वो चार्ज आएगा सर्किट में, उसके वापस चला जाएगा, तो कंप्लीट साइकिल में कितना हो जाएगा, 0 होगा। ये 100 रुपये आपको दिए, पहले वापस ले लिए, टोटल कितना गेन किया आपने, 0। तो ठहर से हम हमेशा एवरेज निकालते हैं हाफ साइकिल के लिए। हाफ साइकिल में या तो चार्ज सेंड किया जाएगा या विड्रॉ किया जाएगा, तो उसकी कुछ वैल्यू होगी, समझ गए। कंप्लीट साइकिल में आई एवरेज या ई एवरेज इज ऑलवेज 0। हमने जब ई में ही कराया था तब भी हमने निकाला था कि कंप्लीट साइकिल में ई को सी नोट साइन ओमेगा यूज किया था इक्वेशन में, कहा था कंप्लीट साइकिल में वैल्यू 0 होती है, समझ गए। तो आई एवरेज इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू टाइम, टाइम भी क्या ले रहा आपने, हाफ साइकिल का, क्योंकि फुल साइकिल में वैल्यू इज 0। हमें जानते हैं कि आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो आपके पास डी क्यू क्या आ जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी आ जाएगा, पूरे चार्ज पे इंडेट कर लो इसको, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी की इंटीग्रेशन कहाँ 0 से t/2 जाना है, तो साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, लिमिट्स फ्रॉम 0 से t/2 ये आ जाएगा। और उसके बाद दैट इज q इक्वल्स टू माइनस आई नॉट बाई ओमेगा, अपर लिमिट कॉस ओमेगा t/2, लोअर लिमिट साइन 0, ये हो जाएगा। क्लियर है। नाउ ओमेगा क्या होता है, 2π/t होता है, तो ओमेगा t/2 क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो, तो q इक्वल्स टू माइनस आई नॉट बाई ओमेगा कॉस पाई इज -1, तो आई नॉट बाई ओमेगा ही आ जाएगा। क्लियर है। हमारे पास आई एवरेज क्या आ जाएगा, चार्ज टू टाइम, टाइम इज हाफ साइकिल ऑफ एसी, तो आई नॉट बाई ओमेगा टाइम t/2, ओमेगा t/2 कितना होता है, ओमेगा t/2 इज ओनली पाई,
तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा आई नॉट बाई पाई आ गया। सिमिलरली ई एवरेज जो होगा वो ई नॉट बाई पाई हो जाएगा। डबल आना चाहिए था, वही देख रहा हूँ मैं, कहाँ रह गया, 2 कहाँ रह गया। ये सॉल्व कर कितना आया था? T/2 था ना? T/2 तो 2 लिया नहीं ऊपर तो, ठीक है, माई मिस्टेक। तो 2 आई नॉट बाय पाई या 2 ई नॉट बाय पाई आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको सिंपल इक्वेशन दे रखी है, दैट इज E इक्वल्स टू 200 साइन ओमेगा टी, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी माननी? 200 वोल्ट हो जाएगी। और ई एवरेज क्या हो जाएगी? 2 ई नॉट बाय पाई, 400 बाय पाई हो जाएगा। मेरी बात समझाइए, फटाफट से ऑन बोर्ड नोट करिए। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है इफेक्टिव और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। इफेक्टिव और आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, करेक्ट है। इफेक्टिवनेस कैसे देखी जाती है? काम से, कितना काम किया जा रहा है, करेक्ट है। एसी तो है, इंक्रीज डिक्रीज करता रहता है, कितना वो काम करेगा कंप्लीट साइकिल में, उसकी इफेक्टिवनेस से देखी जाएगी, ठीक है। तो इट इज कैलकुलेटेड by the amount of heat generated by AC in one complete cycle, one complete cycle। तुम्हारे पास क्या सीन है? हमारे पास है एक ऑर्डिनरी करंट I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट वेरी कर रहा है, पहले हम स्मॉल हीट निकालेंगे, इंडिकेट करेंगे उसको, टोटल हीट निकालेंगे, वही हीट अगर इफेक्टिव पैदा करता है उसे कंपेयर करके विल फाइंड द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव करंट। समझ गए? तो स्मॉल हीट produced by AC in small time dt, क्या हीट हो जाएगी? हीट का फॉर्मूला होता है हमारे पास आई स्क्वायर आर डी टी। क्लियर? क्लियर बेटा? आई की वैल्यू पुट कर लो, ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर डी टी हो जाएगा। नाउ व्हाट इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी? साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 इंटू आर डी टी। ये हो गया, दैट इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर बाई 2, आर बाहर निकाल लिया, ये लेफ्ट विद डी टी माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। ये आ गया, हमने बस साइन स्क्वायर फॉर्मूला लगा लिया और उसको खोल दिया। ये भी हमारे पास स्मॉल हीट ही है। क्लियर? तो टोटल हीट produced by AC in total time T, क्या हीट प्रोड्यूस करेगा? इंटीग्रेट, that equals to I naught square by R by 2 into R, इंटीग्रेशन dt की 0 से कैपिटल T, टोटल टाइम कैपिटल T, वन टाइम पीरियड में, वन टाइम पीरियड में। तो इसकी इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 ओमेगा टी dt की इंटीग्रेशन 0 से t,
ये हो जाएगा। क्लियर? तो हमने क्या किया, सिंपली हमने बताया कि इफेक्टिव करंट देखा जाता है कितना काम किया जाता है। फॉर दैट वी जस्ट कैलकुलेट स्मॉल हीट, इट्स आई स्क्वायर आर डी टी। आई की वैल्यू पुट कर ली हमने, साइन स्क्वायर का फॉर्म लगा लिया, ब्रैकेट खोल दिया, टोटल हीट के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको 0 से t में। करेक्ट? आपको याद रखना है एवरेज वैल्यू इज कैलकुलेटेड फॉर द हाफ टाइम पीरियड, इफेक्टिव वैल्यू इज कैलकुलेटेड फॉर द कंप्लीट वन टाइम पीरियड। समझ गए? इफेक्टिव वैल्यू चाहे हाफ में निकालो तब भी आंसर वही आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, बट एवरेज वैल्यू तो सिर्फ हाफ में ही निकाली जाएगी। ओके, नाउ टोटल हीट हमारे पास क्या आ जाएगी, आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, डी टी इंटीग्रेशन हो जाएगी टी, कॉस की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी साइन 2 ओमेगा टी माइनस साइन 0 बाय आ जाएगा 2 ओमेगा। मैंने साथ ही साथ लिमिट पुट कर दी है जस्ट टू ईज द कैलकुलेशंस। और हम ये जानते हैं कि ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी और 2 ओमेगा टी होता है 4 पाई। ओमेगा टी 2 पाई हो जाएगा, ओमेगा टी कितना हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा। तो हमारे पास हीट आ जाएगी आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 दैट इज टी माइनस हो जाएगा साइन 4 पाई माइनस साइन 0 बाई 2 ओमेगा, ये हो जाएगा। हम जानते हैं कि साइन 0, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई या साइन n पाई की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0 होती है। करेक्ट है? ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो लीड हमारे पास क्या आ जाएगी आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2 हो जाएगी। करेक्ट? तो हमने निकाला है कि एक कंप्लीट साइकिल में एसी कितनी हीट पैदा करता है। अगर एसी की जगह कोई इफेक्टिव करंट होता तो हीट का फॉर्मूला क्या होता, अगर मान के चले कि इफ आई वी इक्वल्स टू इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी, तो हीट प्रोड्यूस्ड इन टाइम टी, तो कितनी हीट पैदा करता है वो आई वी स्क्वायर आर टी हीट पैदा करता। करेक्ट है? तुमने से एसी से एवरेज निकाली एवरेज करके, अगर इस एसी की जगह इफेक्टिव वैल्यू होती कोई तो स्टेडी हीट पैदा करता। दोनों कंपेयर कर लो, कंपेयर करके कितना आ जाएगा, आई वी नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2 इज आई वी स्क्वायर आर टी, डेफिनेटली आई वी कितना आ जाएगा आई नॉट बाई रूट 2 आ जाएगा, या कह सकते हैं 0.707 ऑफ आई नॉट। सिमिलरली इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट वोल्टेज इज ई नॉट बाई रूट 2। करेक्ट है? तो जहां भी आपके पास जैसे आप घर में आती है 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट बेसिकली इफेक्टिव वैल्यू है, इज नॉट द पीक वैल्यू। करंट हमारे पास घर में जो वोल्टेज है वो 0 से लेकर 354 तक वेरी करती है, बट इसकी इफेक्टिव वैल्यू आती है कंप्लीट हाफ साइकिल में, वन साइकिल में इट इज ऑलवेज 220 वोल्ट। समझ रहे हो? तो जहां भी आपके पास सप्लाई वोल्टेज लिखा होगा, सप्लाई वोल्टेज मेन सप्लाई लिखा होगा, इसका मतलब कि वो इफेक्टिव वैल्यू लिखी होगी, वो इफेक्टिव वैल्यू लिखी होगी। मतलब अगर आपको लिखा है 220 वोल्ट मेज या 220 वोल्ट आपकी सप्लाई वोल्टेज, इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, ये आपकी इफेक्टिव वैल्यू है। करेक्ट है? इफेक्टिव वैल्यू क्या होती है ई नॉट बाई रूट 2 होती है। इसका मतलब ई नॉट क्या आ जाएगा, पीक वैल्यू आ जाएगी 220 इंटू रूट 2 विच इज 354 पॉइंट समथिंग वोल्ट होती है इन इंडिया। समझ रहे? अब याद रखिए कि जहां भी सप्लाई लिखा है, इफेक्टिव लिखा है या मेन्स लिखा है, तो इफेक्टिव वैल्यू की ही बात की जा रही है। क्लियर है? आप लोग ओके? द क्वेश्चन इज, हमारे पास एक करंट है आई इक्वल्स टू आई नॉट टी बाई 3। सॉरी, तो फाइंड RMS value of current between t equals to 0 to t equals to tau। टाउ तो निकालना है, कैसे करना होता है समझाता हूं। पहले आपको क्या करना होता है, पहले आपको स्मॉल हीट निकालनी होती है।
आई स्क्वायर आर डी टी। ठीक है, आई की गिवन वैल्यू पुट कर दो, ये देगा आई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर टी का स्क्वायर 9 आर डी टी। ये हो गया। उसके बाद पूरी हीट के इंडिकेट कर लो इसको, आई नॉट स्क्वायर बाय 9 आर टी इसके डी टी की इंडिकेशन कहाँ जाना है, 0 से टाउ जाना है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर बाय 9, तो टाउ क्यूब रेज टू पावर सी आ जाएगा। समझ गए, ये हमारा पास हो गया फ्लूइड हीट का फॉर्मूला। अगर सपोज हमारे पास इफेक्टिव वैल्यू होती तो हीट का फॉर्मूला क्या होता, तो वो फॉर्मूला होता आई वी स्क्वायर आर इंटू टाउ होता। बस दोनों वैल्यू को कंपेयर कर लो, तो आई नॉट स्क्वायर आर बाई 27 टाउ का क्यूब इक्वल्स टू आई वी स्क्वायर आर इंटू टाउ। तो हमारे पास आई वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई नॉट बाई इंटू टाउ बाई 27 का रेज टू पावर 1 बाई सी 1/2। ये आंसर रह जाएगी हमारे पास। करेक्ट है, सिंपल सी प्रोसीजर है, सेम वही हमने किया। आपको जो भी करंट दे रखा है पहले आप स्मॉल हीट निकालो आई स्क्वायर आर डी टी करके, आई के लिए पुट कर लिया आपने, उसके बाद 0 टू टाउ में इंटीग्रेट कर लिया उसको, और उसको बाद में जो वैल्यू आएगी उसी को ही आई वी स्क्वायर आर टाउ से कंपेयर कर लो, आंसर आ जाएगा। समझ गए, चलो समझ गए तो एक और क्वेश्चन कर डालो ताकि मुझे ये समझ में आ जाए कि आपको समझ आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन तुम्हारे पास करंट दे रखा है आई इक्वल्स टू आई नॉट ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ है। समझ गए, तो फाइंड आई इफेक्टिव बिटवीन टी इक्वल्स टू 0 टू टी इक्वल्स टू टाउ के बीच में इफेक्टिव वैल्यू निकालिए। चलो करिए फटाफट से। चलो देखो क्या करना है इसके अंदर, जैसे समझाया गया है। पहले क्या निकालेंगे हम, स्मॉल हीट निकालेंगे, तो इसका स्क्वायर कर दिया, एनोड का स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे ई रेज़ टू माइनस 2t बाय टाउ हो जाएगा। यही हो गया एच स्क्वायर आर टी। पूरी हीट में इंटीग्रेट कर लो इसको, आई नॉट स्क्वायर आर तो बाहर आएगा, इसकी इंटीग्रेशन ई रेज़ टू माइनस 2t बाय टाउ, नीचे डिफरेंशिएशन -2 बाय टाउ। ये आ गया। लिमिट्स कहां से क्या पुट करनी है, 0 से टाउ, तो जाएगा माइनस बाहर ले लो, माइनस टाउ आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 ए टू माइनस 2t बाई टाउ, लिमिट्स 0 से टाउ। यही है, अपर लिमिट पुट कर लो, माइनस टाउ आई नॉट स्क्वायर बाई 2 ए टू पर क्या हो जाएगा, -2 टाउ बाई टाउ e raised to 0। ये हो जाएगा, समझ गए, that equals to माइनस टाउ आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 e raised to -2 -1। ये आ जाएगा, माइनस अंदर ले जाओ, अच्छा नहीं लग रहा बाहर, तो जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर टाउ बाई 2 1 माइनस ई माइनस 2। ये आ गया। अब यही सपोज हीट इफेक्टेड पैदा करता तो उसका फॉर्मूला क्या होता, उसका फॉर्मूला होता आई वी स्क्वायर आर इंटू टाउ होता। ठीक है, तो ये कट गया, तो आई वी क्या आ गया, बस आई नॉट रूट ऑफ 1/2 1 माइनस ई माइनस 2। ये आंसर आएगा, दैट सिंपल। चलो आज के इतना ही, बाकी हम कल शाम को 5:30 बजे क्लास